स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। पीटी 365 डिस्कस करें विजन आईएएस के मैगजीन से, और इन्वायरमेंट अभी डिस्कस करें, पॉलिटी ऑलरेडी डिस्कस है। इन्वायरमेंट में जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे पॉल्यूशन। पॉल्यूशन आप देखो टॉपिक है 2 से 2.1 में एयर पॉल्यूशन, फिर वाटर पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाटर के बाद है लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड, लाइट पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट और इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज। उसके बाद है रिपोर्ट एंड इंडिसेस। तो जो सेकेंड टॉपिक है वो पूरा रिलेटेड है अबाउट पॉल्यूशन। तो हम कोशिश करेंगे इसको 1 या 2 वीडियो में कवर करने का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। जितना एग्जाम में आएगा उतना ही मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी हमें प्री ओरिएंटेड तैयारी करनी है। पॉल्यूशन में सबसे पहला टॉपिक है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में पहला टॉपिक है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। देखो, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत कुछ टारगेट था। टारगेट क्या था कि पार्टिकुलेट मटेरियल को 20 से 30% घटाना है 2024 तक। लेकिन अब क्या टारगेट है कि 40% घटाना है 2026 तक। बेस ईयर पता है आपको क्या रखा गया था? 2017। अभी भी बेस ईयर 2017 है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसमें एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने पे बात चलती है कि कैसे कंट्रोल करें, और जो हो गया है ना उसको भी रिकवर करने की बात करते हैं। अलग अलग सिटी में सिटी स्पेसिफिक प्लान है। और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में पता है सिर्फ 2 मटेरियल पे बात किया जाता है, पर्टिकुलेट मटेरियल 2.5 एंड पर्टिकुलेट मटेरियल 2.10। पर्टिकुलेट मटेरियल 10। ओवरऑल अचीवमेंट देखे तो 95 सिटी में कंपेयर किया अच्छा है, ये याद नहीं रखना है। और दिल्ली में याद रखना, दिल्ली में आपको लगेगा कि दिल्ली में PM10 कभी घट सकता है, तो एक्चुअली रिड्यूस हुआ है 2017 से 2021 के बीच। ठीक है। और इसके बावजूद दिल्ली अभी भी रैंक 1 है, कैपिटल सिटी में टॉप है। टॉप आता है कैपिटल सिटी में। उसके अलावा 2021 में कोई भी सिटी इंडिया का नहीं है जो कि WHO का जो PM2.5 का जो एयर क्वालिटी गाइडलाइन है ना, उससे पार पाता है। सब उससे नीचे है, कोई भी सिटी इतना अच्छा नहीं है। ठीक है। और ये याद नहीं रखना है कि किस सिटी में इम्प्लीमेंट हुआ, किस सिटी में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट कुछ चीज़ें याद रखना है। प्राण पोर्टल है। प्राण पोर्टल का फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। मतलब ऐसे सिटी जो जो बात मानी गई है, जो बोली गई है, उस पर खरे नहीं उतर रहा है। ये क्या कर रहा है? मॉनिटर कर रहा है NCAP के इम्प्लीमेंटेशन का। प्राण पोर्टल पे इम्प्लीमेंटेशन का मॉनिटरिंग होता है। ठीक है। उसके अलावा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात करते हैं। ये किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। किसके अंदर में? NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। और इसमें क्या किया जाता है? सिटी को रैंक किया जाता है अलग अलग पॉपुलेशन के बेसिस पे। 10 लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा, 3 से 10, और लेस देन 3 लाख से कम। और एक और चीज़, ये जो सिटीज होता है ना, ये सेल्फ असेसमेंट करती है। ध्यान रखना, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या थर्ड पार्टी असेसमेंट करती है? तो नहीं, एनुअल असेसमेंट होता है, एनुअल सेल्फ असेसमेंट होता है। ठीक है ना। और एज पर द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड ऑन प्राण ऑनलाइन पोर्टल। प्राण पोर्टल है ना, उसके तहत। सिंपल समझो। तो मतलब कि इस ग्रुप ने कोई ऑर्डर दिया है, ये एक पहले ऑर्डिनेंस से बना था, बाद एक पार्लियामेंट की एक्ट से बन गया, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है। अब मान लो ये कोई ऑर्डर दिया, तो आपको कहाँ जा सकते हो? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, क्योंकि इसके बात को अपील करने। ठीक है। अब हुआ क्या है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का सिंपल मतलब है, ये नेशनल कैपिटल रीजन में है। ठीक है। सिंपल है कि भाई अगर आपकी एयर क्वालिटी इस स्टेज में है तो आप ये करो, इस क्वालिटी स्टेज में तो ये करो। मतलब जिस ग्रेड में एयर है ना, उस ग्रेड से रिलेटेड कुछ काम दिया है वो करो। तो सिंपल क्या किया, CAQM ने बोला है कि इन्फोर्सिंग मेजर अंडर स्टेज
1 ऑफ GRAP ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इन नेशनल कैपिटल रीजन। क्यों? क्योंकि आपकी एयर क्वालिटी क्या है, पुअर हो गई है। ठीक है, तो ग्रेडेड एक्शन प्लान आपने देख लिया, ये याद नहीं रखना है। बायो डिकम्पोजर क्या है? देखो स्टबल बर्निंग जो होती थी ना, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, बायो डिकम्पोजर बनाया, फील्ड में स्प्रे कर देते हैं, जलाना नहीं पड़ता है ना भाई, वही तो दिक्कत करता है। उसके अलावा बायो डिकम्पोजर के बारे में, ये कैप्सूल में बनाया जाता है। इससे होता क्या है, वो बायो डिकम जो मैन स्टबल जो बर्निंग कर देते थे, जला देते थे ना, उसको एक मशीन के द्वारा उसको मैन्योर में बदल दिया है, खाद में बदल दिया गया। ठीक है ना, और किसके द्वारा किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एयर क्वालिटी डेटाबेस है। WHO ने क्या किया, अपडेट किया है। तो आपको ये तो पता होगा WHO हर साल क्या करती है, एक डेटा निकालती है, जैसे मान लो पर्टिकुलेट मटेरियल का या ओजोन का या NO2 का या SO2 का, कि भाई इतना चाहिए, इससे ज़्यादा है तो आप दिक्कत में हो, जिस एरिया में इतना है ना, इससे ज़्यादा है तो आपको दिक्कत में हो। ठीक है, तो वो निकालती है, तो इससे ज़्यादा इसमें नहीं, डेटा वाटा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्या है, नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। ये सिंपल कौन है, नार्फी। नार्फी एक इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म है, ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म है। ये डिसीजन मेकर को हेल्प करती है, चाहे कैसे भी डिसीजन मेकर, गवर्नमेंट वाले, म्यूनसिपालिटी वाले, स्टार्टअप वाले, प्राइवेट सेक्टर, ये सबको हेल्प करती है। किसके द्वारा नार्फी बनाया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, जो कि बेंगलुरु में है। इसके साथ सपोर्ट किया है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर। ठीक है ना, इसके अलावा ये देखो, अगर इंफॉर्मेशन देगा तो उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन छिपा होगा, तो इसके लिए वो बहुत सारे डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टडी करते हैं, इम्पैक्ट बताते हैं। ठीक है ना, 5 मॉड्यूल्स में इस बारे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अदर इनिशिएटिव है जो कि एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए यूज किया जाता है। पहले भारत स्टेज 6 नॉर्म्स। आपको पता है भारत स्टेज 5 को हमने बिल्कुल स्किप कर दिया। तो दिल्ली NCERT में अब क्या किया गया है, जो BS3 के पेट्रोल व्हीकल है और BS4 के डीजल व्हीकल है, उनको बैन किया जा रहा है, ताकि पॉल्यूशन को कम से कम किया जा सके। ठीक है, और जो ये है ना BS नॉर्म से, ये हमने कहाँ से बोरो किया, यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड से। BS1 नॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था, सन 2000 में, और BS6 नॉर्म अप्रैल 1 2020 से मैंडेटरी कर दिया गया। BS6 5 को हमने स्किप ही कर दिया। BS6 कंपाइलेंस की बात करो तो ये याद नहीं रखना है, डेटा याद नहीं रखना है। ठीक है, टाइमलाइन स्टैंडर्ड टू बी फॉलोड बाय ऑटो मेकर्स, सेट की कौन सेट करता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट है ट्रेम स्टेज 4 एमिशन नॉर्म्स। अभी हुआ क्या है, सेंटर ने अपने डेट को, जो इम्प्लीमेंटेशन का डेट था, उसको और डेफर कर दिया, थोड़ा और बढ़ा दिया है। क्या बोला है कि जो स्टेज 4 एमिशन नॉर्म्स है ना, किसके लिए, फार्म इक्विपमेंट के लिए। तो फार्म ट्रेम 4, ध्यान देना, ट्रेम 4 है, टर्म नहीं, ट्रेम 4 एमिशन नॉर्म्स। ये ट्रैक्टर, ऐसे ट्रैक्टर जिसका साइज 50 हॉर्स पावर से ज़्यादा है, तो वो कब से ये एमिशन नॉर्म फॉलो करेंगे, अप्रैल 2022 से। और जिनका 50 हॉर्स पावर से कम है, वो अभी भी ट्रेम 3A नॉर्म्स अपना सकते हैं, 4 अभी अपनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ट्रेम 3A एमिशन अभी भी वैसे ट्रैक्टर को अप्लीकेबल है, और ये इम्प्लीमेंट कब से हो रहा है, अप्रैल 2010-11 से। ठीक है, उसके अलावा भारत स्टेज 5, भारत स्टेज जो ट्रेम 5 स्टैंडर्ड है, वो अप्रैल 1 2024 से फॉलो होगा। चलो नेक्स्ट क्या है, पेलेटेजाइजेशन एंड टॉरेफैक्शन। गवर्नमेंट ने अभी क्या बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, कि रिलीज किया, जो गाइडलाइन दिया गया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, कि फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। क्यों, क्यों, अगर कोई इस्टेब्लिश करता है पैडी स्ट्रॉ बेस्ड पेलेटेजाइजेशन। सिंपल समझो ना, आपको पता है जो जला दिया जाता था वीट के फसल, स्ट्रॉ को जला दिया जाता है, उसको पेलेट के फॉर्म में कन्वर्ट किया दिया जाता है। पेलेट का मतलब ऐसे टुकड़े के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है।
ठीक है, और इसका फिर एनर्जी के रूप में यूज होता था। तो ये जो पहले परेशान करता था, इससे आप एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हो, या हो सकता है इसको जानवर के खाना बनाने के, जानवर का जो खाना होता है उसके रूप में यूज किया जा सकता है। और उसके अलावा टोरेफैक्शन का मतलब इसको थर्मली डिग्रेड किया जाता था, ऑफ जो ऑर्गेनिक बायोमास है ना उसको थर्मली डिग्रेड किया जाएगा, तो इसका भी कोई ना कोई काम कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए लेकिन जो पहले पॉल्यूशन होता था नेशनल कैपिटल रीजन में ठंडी के महीने में, उससे तो कम से कम आज़ादी मिलेगी ना, बहुत आज़ादी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्या है, ग्रीन क्रैकर्स। ग्रीन क्रैकर्स के वाला बोला जाता है कि 30% कम एयर पॉल्यूशन करेगा ट्रेडिशनल वन से, 30%, यानी पूरी तरह ऐसा ही नहीं भी है कि कम करेगा। कौन कौन टाइप के, एक है श्वास जिसका मतलब सेफ वाटर रिलीजर, सेफ थर्माइट क्रैकर स्टार, और सफल का मतलब सेफ मिनिमल एल्युमिनियम। बेनिफिट सब वगैरह पता है। लाइसेंस को जो मैन्युफैक्चर्ड अप्रूवल बाई, कौन लाइसेंस देता है, को अप्रूव कौन करता है, CSIR, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इनका टास्क है सर्टिफाई करना कि क्रैकर्स एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड के बाद ये नहीं यूज ना करे, मतलब वो न लाउड ज़्यादा हो, न ये पर्टिकुलर चीज़ें यूज करो। ब्रेथ लाइफ कैंपेन की बात करते हैं। ये एक ग्लोबल कैंपेन है जो कि लॉन्च किया था 2016 में। मेन क्या है इसका कैंपेन का कि इंडिविजुअल या सिटी को मोबिलाइज करो और बोलो कि भाई आप कोई एक्शन लो ताकि एयर पॉल्यूशन एक सेफ लेवल तक पहुंच जाए 2030 में। इसको लीड कौन करता है, WHO, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन। बहुत सारी सिटीज इसके मेंबर है, तो कैंपेन चलाते होंगे सिटीज अपने लेवल पे, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और देहरादून। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड। पहला टॉपिक है यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर। कहाँ पे हुआ, पेरिस में हुआ, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज किसने किया, मेन ये याद रखना है। यूएन वाटर एक यूनाइटेड नेशन की इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है फॉर ऑल फ्रेश वाटर एंड सैनिटेशन रिलेटेड मैटर, ठीक है। सारे फ्रेश वाटर से और सैनिटेशन रिलेटेड मैटर से के लिए इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, बहुत सारे एजेंसी को आपस में कोऑर्डिनेट करती है यूएन वाटर। एक वो हो गई, दूसरा यूनेस्को हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर, इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर। उसके बाद एम क्या है, टू ब्रिंग अटेंशन देना, ऑब्वियसली इसका थीम बहुत अच्छा था, ये आप बोल सकते कैंपेन बहुत अच्छा था, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल कैंपेन। भले ही हमें दिखता नहीं है लेकिन लोगों को दिखाना होगा कि ये है भाई, इस पे काम करो। थोड़ा बॉडी के बारे में डिस्कस कर लेते। IGRAC यानी इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर, ये यूनेस्को का सेंटर है डेट वर्क अंडर द WMO के साथ काम करता है और फाइनेंशियली नीदरलैंड सपोर्ट करता है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है। IGRAC ये यूनेस्को का एक सेंटर है जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है, बट इसको नीदरलैंड सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, ठीक है। और एक इसका प्रोडक्ट बहुत फेमस है, ग्लोबल ग्राउंड वाटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा ये याद रखना क्योंकि SDG 6 किससे रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। एक रिलेटेड न्यूज है, डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट 2022। डायनेमिक ग्राउंड वाटर जो ये रिसोर्स असेसमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति निकालती है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। और इंडिया हैज लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर विथ 1/4 ऑफ टोटल ग्लोबल विड्रॉल, मतलब पूरी दुनिया में जितना निकलता है उसका 1/4 तो सिर्फ इंडिया से निकाला जाता है, ठीक है। और ओवर एक्सप्लॉयड क्रिटिकल सेफ, इसका मतलब है कि अगर 70% आप खर्चा करते हो, जैसे 100 लीटर उस जमीन में जा रहा है, आप 70 निकालते हो तो इसका मतलब सेफ है। क्रिटिकल का मतलब 90 से 100 निकाल लेते हो जितना जा रहा है उससे। ओवर एक्सप्लॉइटेड का मतलब
इससे भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लेते हो, मतलब जितना आता है उससे ज़्यादा निकाल लेते हो। ठीक है। और वाटर कन्वेंशन, सबसे पहले एक बॉडी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक काउंसिल फॉर यूरोप, वाटर कन्वेंशन। तो क्या यूरोप से बात है तो इंडिया मेंबर होगा? इंडिया इज नॉट अ मेंबर, ठीक है ना। ये पैन यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, सेटअप किया गया था 1947 में यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा। तो वाटर कन्वेंशन किया किसके द्वारा किया गया? यूएनईसीई के द्वारा किया गया, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप के द्वारा किया गया। तो वाटर कन्वेंशन है क्या? वाटर कन्वेंशन किसके बारे में? देखो, बहुत सारे रिवर होते हैं ना जो एक रिवर देश से दूसरे देश में फॉलो करते हैं, बहुत सारे लेक ऐसे होते हैं, तो इस पे कन्वेंशन किया गया। कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जा सके? मान लो कोई देश है और उसके यहाँ से रिवर आ रही, वो रोक देगा, ऐसे ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो और ट्रांस बाउंड्री जो वाटर कोर्सेस होते हैं, लेक होते हैं, उसके कैसे प्रोटेक्शन किया जाए, कैसे यूसेज किया जाए। हेलसिंकी में इसको अडॉप्ट किया गया, 1996 में फोर्स में आया, ठीक है। शुरुआत में ये रीजनल इंस्ट्रूमेंट था और ये ग्लोबली इसको ओपन किया गया, बट इंडिया नहीं है मेंबर, याद रखना, ठीक है। वन ऑफ द 5 रीजनल कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, 5 जो रीजनल कमीशन है उसमें से एक है। इसके अलावा और कौन है? इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया। मेन फोकस है कि ट्रांस बाउंड्री जो वाटर रिसोर्स है उसका सस्टेनेबल यूज करें, ठीक है। और SDG 6 है ना, उसमें क्लीन वाटर सैनिटेशन है, उसमें अंडर वाटर की भी बात उसमें की गई है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में। चलो नेक्स्ट टॉपिक है अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्स। अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्स की बात हम करते हैं। देखो, अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्स, सबसे पहले ये एक बुक लाया गया है, बुक के द्वारा टाइटल है अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्स। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंपाइल किया गया? पहला देखो, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, उसके बाद ENU इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल फ्लक्सेस ऑफ रिसोर्सेज एंड इवन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो FAO भी है यहाँ पे। अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्स का मतलब क्या है कि ऐसे वाटर रिसोर्स, जनरली वाटर रिसोर्स थे नहीं, हमने दिमाग लगा के उसको वाटर रिसोर्स बनाया, लाइक वाटर हार्वेस्ट करके, फॉग को हार्वेस्ट करके, माइक्रो कैचमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना के, डीसैलिनेशन करके, मतलब कि समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के लिए, उसके बाद ब्रैकिश ग्राउंड वाटर या टैपिंग फ्रेश वाटर, इस सब का यूज करके, रीयूज करके वाटर को फिजिकली, मतलब ऐसे एरिया जो वाटर स्कार्स एरिया है वहाँ पहुँचाना उसके पास, माइक्रो स्केल कैप्चर ऑफ रेन वाटर, तो ये सब है अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज। तो इस सब को बचाने से रिलेटेड है। एक और न्यूज है ग्रे वाटर से रिलेटेड है। ग्रे वाटर मैनेजमेंट में 100% सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है पपन कुंजी विलेज तमिलनाडु। पपन कुंजी विलेज सिंपल ये लोग यूज कर लेते हैं। और ग्रे वाटर रिसाइकल मेन फोकस है। ग्रे वाटर कौन होता है? ऐसे जो बाथ से जाते हैं, शावर से जाते हैं, ये टॉयलेट वाला को छोड़ दिए, टॉयलेट वाला को छोड़ दें, बाकी जो किचन सिंक से पानी जाता है उस सब को फिर से रिसाइकल करने की बात की जाती है। नेक्स्ट क्या है? हैवी मेटल की बात करते हैं। देखो 75 हेवी मेटल कंटामिनेशन का बात कर रहे हैं। देखो रिवर पे मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए हैं बहुत सारे रिवर पे कि उसको मॉनिटर करे पानी को, तो बताया गया कि 75% रिवर जो मॉनिटरिंग स्टेशन है वहाँ पे 75% जहाँ पे स्टेशन लगा है वहाँ पे 75% रिवर में हेवी मेटल का कंटामिनेशन है। किसने बताया? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। और अदर देखो ये तो अदर कंटामिनेंट है। पहले कुछ हम हेवी मेटल के बारे में बोलते हैं। ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट होते हैं, ध्यान देना, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट होते हैं। इसका क्योंकि हेवी है तो इसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा और इसका डेंसिटी कम से कम वाटर से 5 गुना ज़्यादा होना चाहिए। कौन कौन एग्जाम्पल है हेवी मेटल के? लेड, आयरन, निकेल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम और कॉपर।
इफेक्ट क्या है, ऑब्वियसली हेल्थ इफेक्ट तो होगा ही, न्यूरोलॉजिकल डिजीज होगा, अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज भी होते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट वाला तो पता है, क्योंकि ये जो इसके बायोडिग्रेडेबिलिटी पावर होती है उसको ख़त्म कर देता है। प्लांट सॉइल फर्टिलिटी इसको इन्फ्लुएंस करता है, फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। उसके अलावा ये यहाँ देखिए 2021 में क्या हुआ, आईआईटी मंडी ने डेवलप किया फिब्रस मेम्ब्रेन फिल्टर यूजिंग बायोपॉलीमर पॉलीमर बेस्ड मटेरियल। इससे क्या कर सकते थे, वाटर को हेवी मेटल से अलग कर सकते थे। किसने डेवलप किया, आईआईटी मंडी ने। टेक्नोलॉजी कौन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइब्रस मेम्ब्रेन फिल्टर, फाइब्रस मेम्ब्रेन फिल्टर है, बायोपॉलीमर बेस्ड मटेरियल को यूज करके बनाया, ठीक है। लेड पॉइजनिंग की बात करते हैं। अब क्या है, लेड पॉइजनिंग की बात करते हैं। एक रिपोर्ट निकाला गया है गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग के द्वारा और सीएसआईआर के द्वारा, ठीक है। इसमें बोला है क्या, इंडिया दुनिया का सबसे हाईएस्ट हेल्थ इकोनॉमिक बर्डन झेल रहा है, क्योंकि लेड पॉइजनिंग होता है यहाँ पे। और ब्लड में खासकर बिहार यूपी इन जगहों पे जो ब्लड में लेड का लेवल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद सोर्सेस कहाँ से लेड के सोर्सेस कौन है, एक तो अर्थ क्रस्ट में मिलता है, माइनिंग स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग इंडस्ट्री से निकलता है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आयुर्वेदा मेडिसिन इन सब से निकलता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में प्रेजेंट होते हैं, बैटरीज में अनसाइंटिफिक रिसाइकलिंग करोगे उससे होगा, और ऐसे वाटर बॉडीज पॉटरीज जो कि यूटेंसिल जो सिरामिक वेयर्स होते हैं उनसे निकलता है। इन सब में हेल्थ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है यार, हेडेक, नोजिया, इरिटेबिलिटी, टायर्डनेस, स्टोमक एक, ये सब। उसके बाद प्री मेच्योर बर्थ भी हो जाता है, याद रखना बच्चों में, अगर मम्मी को बहुत ज़्यादा ये दिक्कत पहुंच रही है एक्सपोजर में है तो। और बॉडी ससेप्टेबल टू एनीमिया, एनीमिया के प्रभाव में आ जाता है बॉडी। और ब्रेन डेवलप जो हो जाता है बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में, ब्रेन डेवलप को अफेक्ट करता है, आईक्यू लो हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पर एन PFAS पर एन पॉलीफ्लूरोअल्काइल सब्सटेंस। देखो रिसर्चर ने सब अभी क्या बोला है कि भाई रेन वाटर जो दुनिया भर के होते हैं ना वो कंटामिनेटेड हो जाते हैं किससे, PFAS से, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये फ्लोरिनेटेड कार्बन चेन है, मतलब ऐसा कार्बन चेन जिसमें फ्लोरीन है। इसको फॉर एवर केमिकल्स बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर एवर केमिकल्स। इसको फॉर एवर केमिकल्स इसलिए बोलते हैं कि भाई एक बारी आ गया ना इन्वायरमेंट जाएगा नहीं, क्योंकि कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है। और आपको पता है स्टॉकहोम पॉप्स जो हम लोग बोलते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, उसमें उसका जो लिस्ट है ना उसमें कई सारे इसमें डाला गया है, कई सारे फ्लोरीन वाले ग्रुप को कंपाउंड को डाला गया है। पर फ्लोरो ऑक्टेन सल्फोनिक एसिड को डाला गया है, पर फ्लूरो ऑक्टोनिक एसिड को डाला गया है, इस सब को लिस्ट में डाला गया है। और कंसर्न क्या क्या है PFAS के, पहला फाउंड ऑन द इवन ब्लड, लोगों के ब्लड और एनिमल के ब्लड में मिला है। बहुत सारे एक्सपोजर से बहुत सारे हेल्थ रिस्क आ सकते हैं, कौन कौन से पता है। कैप्चर और डिस्ट्रॉय करना काफ़ी डिफिकल्ट है। मेजर क्या किया जा सकता है कि भाई आप सेफ डिस्पोजल करो ऐसे चीज़ों का, ऐसा नहीं कि आप बाहर से छोड़ दे रहे हो तो ऑब्वियसली एयर में मिल के वो बारिश होगा तो उसे गिरेगा ही, ठीक है। चलिए अब कुछ और एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है उसको डिस्कस करते हैं, चाहे यहीं तक रहने देते हैं अब, क्योंकि 2 वीडियो हम बोले थे ना पॉल्यूशन वाला मिनिमम, तो यहाँ से हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपको कोई डाउट हो ना आप इस नंबर पर मैसेज करना। थैंक यू।